हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 7A, जिसकी हेडिंग है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, बहुत सिंपल सी ये चीज़ है कि इसमें किस बारे में बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से आपको समझ में आ जाता है कि दो ऐसे लोग हैं या फिर दो ऐसी टेरिटरीज़ हैं जिनके बीच में अरेंजमेंट करके चीज़ें इधर से उधर ले जाने की बात की गई है। अब वो चीज़ें क्या है? पहली चीज़ तो वो लोग हैं जो यहाँ पे बात किया जा रहा है। दूसरा क्या है? वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, बस यही दो चीज़ है। अब इसमें कितने सेक्शंस हैं? अब देखो, इसमें सेक्शन 105A से लेकर के सेक्शन 105L तक है। ठीक है, ए से लेकर के एल तक, AL। अब हम लोग सबसे पहले इसका एक ट्रिक्स देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 105A में बात हो रही है डेफिनेशंस की। ठीक है, तो ये एक अलग पार्ट है। हमने इसको क्या बोला? पार्ट 1। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम इसको बोलते हैं, ये है B वाला पोर्शन। इसमें बात हो रही है असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनस। ठीक है, अब इसमें किससे रिलेटेड बात हो रही है? लोगों से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन, उससे रिलेटेड असिस्टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन यहाँ से लेकर के जे तक चलेगा। सी से लेकर के कहाँ तक चलेगा? जे तक चलेगा। ठीक है, ये थर्ड पोर्शन है। ये यहाँ तक क्यों है? क्योंकि ये बात करता है पर्सन्स के बारे में, सॉरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो सी में बात हो रही है किस बारे में? असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है ये? क्या हो रहा है? फेविस्टिक है, इससे क्या हो रहा है? अटैचमेंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या है? पेड़ है, प्रॉपर्टी है, इससे क्या हो रहा है? अटैचमेंट हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं डी। अब देखो, तुम्हें प्रॉपर्टी अटैच करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अनलॉफुली एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? आइडेंटिफाइंग से। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम डी के बाद ई में। ई में बात की जा रही है सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब तुमने देखो यहाँ पे क्या आ गया? अटैच करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब तुम क्या करो? सीज करो। किया क्यों? टू अटैच प्रॉपर्टी। ठीक है, सीज और अटैच प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसके बाद है कि एफ। अब तुमने प्रॉपर्टी तो ले ली, अब उसको क्या करना है? तुम्हें मैनेज करना है। तो एफ में क्या बात होगी? मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफीटेड अंडर दिस चैप्टर। प्रॉपर्टी क्या हुई? सीज हो गई, फॉरफीट हो गई, उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसका मैनेजमेंट। अब इसके बाद तुमने प्रॉपर्टी क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर ली, सीज कर ली। अब तुम नोटिस तो दे दो, है ना? नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। नोटिस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर तुमने किसी की प्रॉपर्टी ली है, फॉरफीट की है, वगैरह वगैरह, याडा याडा जो भी चीज़ें आती है, उसके बाद उसे नोटिस दे दो। ठीक है, 30 डेज़ का है ये। अभी इसको हम आगे बेरेट के प्रोविजंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एच वाला पोर्शन। ठीक है, हमने क्या कर लिया? एफ और जी कर लिया। जी फॉर नोटिस, जी नोटिस चाहिए, जी नोटिस ले लो। देन इसके बाद आ जाते हैं एच में। एच में है फॉरफीचर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या है? फॉरफीचर हो रहा है किसका? प्रॉपर्टी का। कब? सर्टेन केसेस में। ठीक है, क्रिमिनल और याडा याडा अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम करेंगे आगे कवर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है फाइन इन लिeu ऑफ फॉरफीचर। इधर क्या हो गया? फॉरफीचर हो गया। अब इसमें क्या है? फाइन इन लिeu ऑफ फॉरफीचर। किसमें? आई में। ठीक है, कि फाइन इन लिeu ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर करने से अच्छा है तुम फाइन ले लो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? जे और के। जे में है सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वॉइड। ठीक है, इसमें कुछ सर्टेन ट्रांसफर्स हैं, फॉरफीचर वगैरह कुछ ऐसे ट्रांसफर्स हैं जो कि नल एंड वॉइड हैं, वो हम पढ़ लेंगे क्यों क्यों कब कब केसेस में है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है फोर्थ पोर्शन। फोर्थ पोर्शन किसके बारे में बात करें? के प्लस एल। ठीक है, के प्लस एल में आते हैं फोर्थ पोर्शन। इसमें क्या है? के में है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। क्या है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट से रिलेटेड है उसका प्रोसीजर, कि रिक्वेस्ट कर रहे हो आप कि मेरी प्रॉपर्टी फॉरफीट मत करो। नेक्स्ट इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर एल में लास्ट में बताया गया, हालांकि पहले बताना चाहिए बट पहले इन्होंने डेफिनेशंस बता दी गई हैं, फिर पूरा चैप्टर में क्या है, और फिर इसके बाद एप्लीकेशन एल में बता दिया गया है। अब चलते हैं हम इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। सबसे पहले आता है डेफिनेशंस। अब इस चैप्टर में डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो देखो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, 5 डेफिनेशंस है, उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या? हम लोग इंडिया हैं, इंडिया दूसरे स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे, तुम मुझे प्रॉपर्टी दोगे जब मुझे उसकी इंक्वायरी वगैरह से रिलेटेड ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हो गया आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ऐसी चीज़ या फिर कोई भी ऐसा वस्तु आइडेंटिफाई करो जिससे क्या है? कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है।
नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आप समझ ही रहे हो, मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है, उससे जो भी चीज़ आई है वो क्या है, जो भी डेरिवेटिव है वो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, प्रोसेस से जो भी निकला है क्रिमिनल प्रोसेस से वो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नेक्स्ट इसके बाद है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आप समझ रहे हो, एसेट है, मूवेबल इमूवेबल जो भी है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मीन्स डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें इसमें किस बारे में बात की गई हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई हैं। इसलिए क्या है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है ताकि असिस्ट हो किस सर्टेन मैटर्स, इंक्वायरी ट्रायल वगैरह के रिलेशन में क्या हो, असिस्टेंस मिले। और जब असिस्टेंस हो गई और पता चल गया कि हाँ वो कुछ प्रॉपर्टी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो अटैच होनी चाहिए या फोरफीट होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 105। सेक्शन 105 बात करता है असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन। क्या करना है तुम्हें, करना है ट्रांसफ़र, किसका, लोगों का। उसमें क्या चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, है ना। अब सिंपल इसमें ये चीज़ है, वेयर अ कोर्ट इन इंडिया इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर। ठीक है, क्रिमिनल मैटर है और वारंट आया है फॉर अरेस्ट ऑफ द पर्सन, और वो इंसान दूसरी जगह में रह रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में रह रहा है, तो वो क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे उस वारंट को डुप्लीकेट फॉर्म में। किस फॉर्म में, डुप्लीकेट फॉर्म में, उनके जज को, कोर्ट को, जज मजिस्ट्रेट जैसा भी है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस केस। कौन बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बता सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। जब भी ऐसे मैटर्स आएंगे जिसमें डील करना होगा कि इंटरनेशनल या फिर ऐसे बाउंड्रीज के बाहर, तो कौन डील करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और एन इंक्वायरी। क्या है, कोर्स है किसका, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का, किसी ऑफेंस से रिलेटेड। क्या आई है, एप्लीकेशन की गई है, ठीक है, कि अटेंडेंस चाहिए किसी इंसान की, सामने वाले इंसान की अटेंडेंस वगैरह चाहिए, क्योंकि वो क्या है, कनेक्टेड है किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी से। तो क्या करेंगे, अब उसके अटेंडेंस तो ज़रूरी है, तो क्या करेंगे वो लोग, इशू कर देंगे समन्स या वारंट और डुप्लीकेट में भेज देंगे दूसरे कोर्ट को। ठीक है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आगे फॉरवर्ड कर देगी, फिर इसके बाद वो इंसान आ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वेयर कोर्ट इन इंडिया इन रिलेशन टू अ क्रिमिनल मैटर हैज़ रिसीव्ड अ वारंट फॉर अरेस्ट। अब ये क्या है, इधर भेजने से रिलेटेड है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहे हैं कि हमें खुद भेजना है किसी को, वो क्या है, बुलाना है। इधर क्या है, भेजो भाई, यहाँ से भेजना है। तो इसमें क्या है, कोर्ट इंडिया में अगर कुछ ऐसे रिलेशन में क्रिमिनल मैटर से क्या है, उनको रिसीव किया गया वारंट, ठीक है, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, या तो खुद अटेंड करो या तो डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, जैसा भी कोर्ट को सही लगे। तो क्या कर देंगे वो लोग, क्या कर देंगे, बिफोर एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इशूड बाय अ कोर्ट, ठीक है, जज, मजिस्ट्रेट इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, the same shall be executed as if it the warrant received by it from another court in India for execution within its local limits। ऐसा उसको ट्रीट किया जाएगा जैसे अपना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद सबसेक्शन 4, वेयर अ पर्सन ट्रांसफर टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब उधर क्या हो गया, बुलाना और भेजना। ठीक है, ये बात हो गई। अब इधर क्या है, पर्सन ट्रांसफर्ड, पर्सन क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में। ठीक है, इज अ प्रिजनर इन इंडिया, इंडिया में प्रिजनर है। द कोर्ट इन इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज सच कंडीशंस एट दैट कोर्ट और गवर्नमेंट डीम्स में। अब देखो, तुमने हमारे यहाँ के आज़ाद इंसान को बुला लिया गया तो ठीक है, पर अगर जेल वाले इंसान को बुलाया गया और तुम वहाँ पे उसको VIP ट्रीटमेंट दोगे तो ठीक नहीं है, इसलिए सर्टेन कंडीशंस जो हैं उस पर लगेंगी। नेक्स्ट सबसेक्शन है इसका, वेयर द पर्सन ट्रांसफर टू इंडिया परसुएंट टू सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इज अ प्रिजनर इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ठीक है, अब पर्सन क्या है, इंडिया में ट्रांसफर किया गया है और वो दूसरे स्टेट में प्रिजनर है। तो कोर्ट इन इंडिया शैल इंश्योर दैट द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रिजनर इज ट्रांसफर टू इंडिया आर कंप्लाइड विद एंड सच प्रिजनर शैल बी केप्ट इन सच कस्टडी। जैसा उनके कंडीशंस होंगे वैसे कंप्लाई करो। देखो, तुम्हें बुलाना है या फिर हमें भेजना है, जैसे भी तुम्हें बुलाना है हमें भेजना है, या फिर हमें बुलाना है तुम्हें भेजना है, जैसे भी है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बीच में 2 स्टेट्स के, आप वैसा करोगे। कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह जो इधर उधर के हैं उनको आप ऑब्लाइज करोगे। ठीक है, एक दूसरे के कोर्ट की तौहीन नहीं करोगे। कंडीशंस जो आपने मेंटेन बोली हैं अपने प्रिजनर के लिए, क्योंकि हमें उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर प्रिजनर तो आपका है, तो वो कंडीशंस लगाने के लिए पूरी हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 105C। सेक्शन 105C से लेकर के J तक में किस बारे में बात हो रही है, C से लेकर के J तक में किस बारे में बात हो रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, अटैचमेंट, फोरफीचर वगैरह से रिलेटेड। अब इसमें क्लॉज 1 या फिर सबसेक्शन 1 जो है ये बोलता है कि जहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी जो है वो किसी इंसान ने डिराइव की है या ऑब्टेन की है कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड, तो क्या कर दिया जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। फर्स्ट में क्या है, ऑर्डर आ जाएगा, कैसे रिलेटेड, 105D से 105J से रिलेटेड के बीच में क्या है, कोई ऑर्डर आ जाएगा कि आप वो प्रॉपर्टी दे दो, कोर्ट को अटैच करवा दो। बट नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि अब देखो प्रॉपर्टी का ऑर्डर तो आ गया है, पर क्या है वो किसी और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है,
कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, ऑर्डर आ गया है, तो क्या करेंगे वो लोग, एक लेटर देंगे उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को। वो लेटर क्या होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कि आप क्या करो, टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर। क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया सबसेक्शन 3, ये है वेयर अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। अब क्या है, ये तो हो गया तुमने इंडिया से भेजा, अब यह क्या है, इंडिया को मिला कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया कि आपके यहाँ, आपके में हमारी प्रॉपर्टी जो है, इंडिया में हमारी प्रॉपर्टी जो है ऐसी ऐसी है, उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो वो क्या कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगी उस लेटर को किसी कोर्ट में, जैसा भी उन्हें सही लगता है, और वो लोग क्या करेंगे 105D से 105J के अधीन वो उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसा भी उसमें होगा, ठीक है। अब 105C में आपके पास क्या है, एक लेटर आ गया कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करवाओ, उसको अटैच वगैरह करवाओ। अब आपके पास ऑर्डर तो आ गया, अब क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा ऑर्डर, अब देखो ऊपर तो हमने ये बात कर ली कि कोर्ट को मिल जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, इधर जो है जैसे आया तो कोर्ट उसको फॉरवर्ड कर देगा, फॉरवर्ड टू कोर्ट। अब कोर्ट इधर क्या करेगा, ये जो है ये प्रोसेस है इधर, कोर्ट इसके बाद क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए उस प्रॉपर्टी को एक ऑफिसर को इंचार्ज करेगा, ठीक है। किसी कौन से ऑफिसर को इंचार्ज करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर से लेकर के ऊपर के कोई भी ऑफिसर को कर सकता है इंचार्ज। और वो क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे उस प्रॉपर्टी को, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूशन करवाना है। अब जब वो ट्रेस और आइडेंटिफाई करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अब ऐसे ही थोड़ी ट्रेस कर लेंगे, उसके लिए उन्हें इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे, ये सब चीज़ें हैं करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर ये जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे है इस सेक्शन में, जो सब सेक्शन में जो मेंशन्ड है, ये कौन करेगा, ये भी वही सब इंस्पेक्टर ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है 105D में क्या है, तुम इंक्वायरी करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, सर्वे करोगे अनआइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद है सीजर और अटैचमेंट। सीजर और अटैचमेंट क्यों होता है, अब ये जो रीज़न है, ये जो सेक्शन है, ये इस बारे में बात करता है क्यों के बारे में, ठीक है। क्यों तुम करोगे सीजर या अटैचमेंट, तुमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉपर्टी, अब आगे कोर्ट उसमें प्रोसीड करेगा, बट तुमने सीजर और अटैचमेंट किया तो उसका रीज़न है, रीज़न इसमें दे रखा है, किसमें, सेक्शन 105E में, सीजर एंड अटैचमेंट से रिलेटेड। पहला तो क्या है, जो ऑफिसर है, यानी कि सब इंस्पेक्टर ही मान लो, या सब इंस्पेक्टर से ऊपर कोई भी एक ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे कर चुका है, और उसे ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज हो जाएगी, यानी कि हटा दी जाएगी उस जगह से। अब उस जगह से हटा दी गई, फिर जहाँ जाएगी, जिसके पास जाएगी, फिर उसे पकड़ो, है ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसे लगता है कि अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज हो जाएगी तो क्या करेगा, सीज करवाएगा, ठीक है। अगर डिस्पोज होने वाली है तो सीज करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर सीज नहीं हो सकता, ठीक है, अगर सीज नहीं हो सकता तो दूसरी चीज़ क्या करवाएगा, वो बोलेगा अटैच करवाओ, ठीक है, अटैचमेंट के ऑर्डर ले आएगा, ठीक है। नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज सच प्रॉपर्टी ही मे मेक एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, डायरेक्टिंग दैट सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद except with the prior permission of the officer making such order and a copy of such order shall be served on the person concerned, ठीक है। जो ऑर्डर आया है, यानी कि इधर क्या है, सीज और अटैचमेंट का क्या है, ऑर्डर किया गया है, वो क्या है, उसकी जो वो ऑर्डर है वो उस पर्सन को सर्व कर दिया जाएगा, ठीक है, उस इंसान को दे दिया जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी है, जैसा भी है, जिसको डिस्पोज ऑफ कर रहा था। और ये प्रॉपर्टी डिस्पोज तभी होगी जब उसके पास प्रायर परमिशन होगी ऑफिसर की। नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसमें सबसेक्शन 2 आ जाता है, वो बात करता है एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट अनलेस द सेड ऑर्डर इज कन्फर्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेड कोर्ट, ठीक है। अब पुलिस वाला खुद से कुछ नहीं कर सकता है, एक कोर्ट को क्या है, उस पर अपने दस्तखत करने ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तुम तुरंत करो, कोर्ट के ऑर्डर तुरंत लेके आओ, क्यों, क्योंकि इट इज़ फॉर द सेक ऑफ द ब्रेविटी ऑफ टाइम, अगर वक्त चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 30 डेज़ का इसमें टाइम पीरियड दे रखा है। अब आते हैं सेक्शन 105 में। अब देखो 105E में क्या है, सीज हो गई है प्रॉपर्टी, अब उसको मैनेज करना है, तो इसको मैनेज कौन करेगा, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई एक ऑफिसर अपॉइंट कर देगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्टर करनी है प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कंडीशंस लग जाएंगी, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, और मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, यानी कि ऊपर जो वो ऊपर हैंडल कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी इधर उधर से आई है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से आई है वो प्रॉपर्टी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करवाएगी, किससे करवाएगी, डीएम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी। डीएम को कौन अपॉइंट करेगा, कोर्ट उस डीएम को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ प्रॉपर्टी बनाएगा। अब क्या हो गया, फोरफीचर जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो गई, फोरफीचर हो गया, सीजर हो गया, अब उस प्रॉपर्टी को कोई एक इंसान मैनेज कर रहा है। अब क्या हो गया, आपकी प्रॉपर्टी जो हो गई सेफ हो गई। अब आगे का काम क्या है, आगे जिस इंसान की वो प्रॉपर्टी है उसको क्या देना है, आपको नोटिस देना है। तो इसमें सिंपल ये चीज़ है कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे जो कि 105D में हुआ है,
हो चुका है और कोर्ट के पास रीज़न है ये बिलीव करने का कि ये जो प्रॉपर्टी प्रोसीड्स वगैरह है ये किस चीज़ के प्रोसीड्स से, क्राइम के प्रोसीड्स से, क्रिमिनल प्रोसीड्स से। हमने ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग इसकी। तो वो क्या करेंगे, नोटिस करेंगे उस इंसान को जिसकी वो प्रॉपर्टी है और उसको बुलाएंगे विद इन अ 30 डेज पीरियड, ठीक है, 30 दिन का टाइम देंगे और उसे बुलाएंगे कि आओ स्पेसिफाई करो, बताओ कि तुम्हारे पास इनकम कहाँ से आई इस प्रॉपर्टी को लेने की, एसेट्स कहाँ से आए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्वायर कैसे की, और अपने एविडेंसेस लेके आओ जिसमें तुम रिलाई करते हो, जिससे क्या होगा, आपका शो कॉज होगा, ठीक है, क्योंकि शो कॉज ज़रूरी है। इसको आप सिंपली बोल दो नोटिस ऑफ फॉरफीचर टू शो कॉज, नोटिस ऑफ फॉरफीचर टू शो कॉज विद इन 30 डेज, ठीक है। ये बस इतनी सी चीज़ है कि नोटिस है फॉरफीचर का टू शो कॉज विद इन 30 डेज कि तुम्हारा ये सब आई कैसे प्रॉपर्टी, एंड वाई ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज एज द केस में बी शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है, कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इसको क्यों ना डिक्लेयर कर दें और फॉरफीट क्यों ना करें इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी जो है किसके अंडर आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका कर्ता धर्ता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसकी नोटिस जो है वो उस पर तो तुमने सर्व की ही, दूसरे इंसान पे भी सर्च करो, टू एनी पर्सन स्पेसिफाइज एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन बाय एनी अदर पर्सन, दूसरा इंसान जो उसको हैंडल कर रहा है उसके पास भी वो नोटिस जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 105H, एच फॉर हाई, तुम शो कॉज नोटिस करने आ गए, ठीक है। अब देखो शो कॉज नोटिस करने के लिए आ गया इंसान, अब कोर्ट क्या करेगा, कंसिडर करेगा उस शो कॉज नोटिस को, ठीक है, और कोर्ट को अगर और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा ऑपोजिट पार्टी को सुनने की, ठीक है, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय ऑर्डर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उनकी फाइंडिंग वेदर ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चन आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। तो इधर क्या आ गया, पर्सन आ गया, हेलो तुम आ गए, एच फॉर हाय तुम आ गए। इसमें क्या हुआ, अगर पर्सन जो है, जो अफेक्टेड पर्सन है वो नहीं आता है प्रॉपर्टी के बारे में बताने, शो कॉज करने 30 दिन के अंदर, तो वो एक्स पार्टी डिसीजन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस जो उनके सामने हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके अगेंस्ट लें, पर एविडेंसेस जो उनके सामने उसके हिसाब से कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं ऐसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी नहीं है, ठीक है, यानी कि उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के थ्रू उसे लिया है, और कोर्ट को क्या लगता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली सच प्रॉपर्टीज, कोर्ट जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता स्पेसिफिकली, देन इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज विच to the best of its judgment are proceeds of crime and record a finding accordingly under subsection 1। जैसा भी कोर्ट को सही लगता है वो उस हिसाब से प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं लेंगे और कम भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वेयर द कोर्ट रिकॉर्ड्स अ फाइंडिंग, कोर्ट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है फाइंडिंग टू द इफेक्ट दैट एनी प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है, कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, शैल स्टैंड फॉरफीटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सबसेक्शन 4 में। अब देखो ये कंपनी से रिलेटेड है कि शेयर्स ऑफ द कंपनी, शेयर्स इन अ कंपनी स्टैंड फॉरफीटेड, ठीक है, एक कंपनी है उसके शेयर्स जो है फॉरफीट हो गए हैं और वो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर है, ठीक है, तो क्या कर दिया जाएगा, फोर्थविथ रजिस्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द ट्रांसफरी ऑफ सच शेयर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम वो प्रॉपर्टी, वो जो शेयर्स वगैरह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 105I, आई फॉर लीव, ठीक है, फाइन इन लियो ऑफ फॉरफीचर। अब देखो फॉरफीचर के बारे में हमने बात कर ली, अब इसमें फाइन से रिलेटेड ये बात है कि अगर फॉरफीचर नहीं करना है कोर्ट को, क्यों नहीं करना है, वेयर द सोर्स ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है। फिर इसके बाद कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है तुम इन लियो ऑफ फॉरफीचर तुम फाइन दे दो, ठीक है, बट वो फाइन जो होगा इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी होगा, फ़ायदा क्या, बट स्टिल फिर ठीक है। अब अगर उसने फाइन दे दिया तो अब देखो फाइन दे दिया, उससे पहले एक और चीज़ है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है अगर उसने फाइन दे दिया तो जो डिक्लेरेशन है फॉरफीचर का उसको रिवोक कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 105J, जे जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसका लास्ट पोर्शन है। इसमें क्या है, सर्टन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वॉइड, कौन से ट्रांसफर्स जो है नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अब इसमें वो ट्रांसफर जो ऑलरेडी हो चुके हैं और सब्सिक्वेंटली फॉरफीट करने के लिए बहुत सारे लेटर्स नोटिसेस आते हैं, जारी होते हैं, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको स्टैंड कर दिया जाएगा नल एंड वॉइड। जे फॉर जाओ इसको इग्नोर करो, जे फॉर जाओ इसको इग्नोर करो क्योंकि ये नल एंड वॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 105K है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिल गया, के आप लिख देते हो ना, आपको कुछ लेटर मिला, आपको किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आप बोलोगे के डॉट, ठीक है, ये लिख देते हो आप मैसेज में, तो इसमें वही है के, लेटर आ गया, ओके। अब जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वगैरह है जो ट्रांसमिट होगा, या शैल बी ट्रांसमिटेड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को जैसे भी भेजा जाएगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगी उसका फॉर्म
और उसका मैनर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है 105L। एल क्या है? एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो कैसे होगा? ऑफिशियल गैजेट से इसको लगा दो। एल लगाना कैसे है इसे, ठीक है? तो ऑफिशियल गैजेट से सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। जनरली क्या है, कई सारी चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट आता है, इसमें आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई करेगा कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, उसकी कंडीशंस, एक्सेप्शंस, क्वालिफिकेशंस एज आर स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा वैसे इसको लगा दिया जाएगा 105L में, ठीक है? इसी के साथ हमारा ये जो पोर्शन है बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ कंप्लीट होता है। बड़ा पोर्शन है, इग्नोर करने का मन करता है इसे, बट इसे आप लोग कर लीजिएगा बिकॉज बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप CRPC पढ़ रहे हो तो उसका एक आपको जिस्ट पता होना चाहिए। कोई आपके सामने इस चैप्टर का नाम ले लेगा तो इसके बारे में आप बताओगे क्या, इसलिए छोटी सी वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप इसके मेरे एफर्ट्स को हेल्प करना चाहते हो ग्रो करने में तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।